अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था पेशाब के बनने का अमल, यूरिन के फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो हमने कहा कि ये जो यूरिन के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है इसमें तीन स्टेज होती है। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रीशन। याद आ रहा है? एक पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्लोमेरुलर तख्तीर, दूसरा हमने पढ़ा था दोबारा इंजिजाब और तीसरा इफराज। अफराद नहीं, इफराज। ठीक है। तो पहले जो स्टेप था उस स्टेप में हमने कहा कि खून क्या होता है? छनता है, तख्तीर होती है। कहाँ छनता है? तो खून की जो बंच होती है, नालियां होती है, उसके जरिए, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर हमने कहा कि कितना खून छनता है? तो हमने कहा कि 1100 से 1200 ml। कितने? 1 मिनट में। ठीक है। और इससे पहले भी हमने कहा था कि 1 मिनट में पूरा खून जो बॉडी को मिलता है वो कितना मिलता है? 5000। तो 5000 ml में से सिर्फ 1100 से 1200 ml वो किसको जाता है? किडनी को। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये पूरे खून का 1/5 है, यानी एक पांच का 5 हिस्सों का एक हिस्सा वो किसको जाता है? किडनी को। यानी पूरे 5000 ml में से 1000 ml किसको जाता है? किडनी को, ताकि किडनी इसको क्या करे? छन्ने, फिल्टर करे, प्यूरिफाई करे। फिर हमने कहा कि वहां पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, इपिथेलियम, इंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर हमने कहा कि 1 मिनट में जो भी अमाउंट बनता है तख्तीर का, छन्ने के बाद जो बनता है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट कितना बनना चाहिए? तो हमने कहा कि 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में कितना बनना चाहिए? 125। अगर 1 मिनट में 125 ml बनता है तो हम उसको कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो हमने कहा कि एक दिन में कितनी होती है? तो एक दिन में 180 लीटर। ठीक है। लेकिन हमारे जिस्म से यूरिन कितना निकलता है, पेशाब कितना निकलता है? तो 1 से लेके 1.5 लीटर, यानी 180 लीटर में से सिर्फ 1 लीटर हमारे जिस्म से क्या निकलता है? यूरिन। ऐसा क्यों होता है? तो उसी को हम लास्ट लेक्चर में पढ़ने वाले थे। तो हमने कहा था कि जब रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो हमारे जिस्म में 180 लीटर जो एक दिन में क्या बनता है? फिल्ट्रेट बनता है, मख्तर बनता है। तो हम ये कहते हैं कि उसके कंपैरिजन में पेशाब कितना बनता है? उसके मुकाबले में पेशाब बनता है 1.5। यानी हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है? अगर 180 लीटर की अगर बात करते हैं, तो इस 180 लीटर से सिर्फ 1.5 लीटर हमारे जिस्म में पेशाब बन रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो तख्तीर किया हुआ मादा था, या जो मख्तर था, या जो फिल्ट्रेट था, उसमें से सिर्फ पेशाब कितना बन रहा है जिस्म में? 1.5। यानी बाकी का जो पूरा, यानी कितना बच गया बाकी का? 179। ये 179 का जिस्म के अंदर क्या हो गया? रीएब्सॉर्प्शन। क्या हो गया जिस्म का? उसके रीएब्सॉर्प्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? दोबारा इंजिसाब। दोबारा जिस्म में उसका क्या हो गया? इंजिसाब हो गया। इस तरह से ये बात समझ में आती है कि हमारे जिस्म के अंदर 99% जो मख्तर रहता है, जो फिल्ट्रेट हो जाता है, दोबारा बॉडी उसको क्या कर लेती है? जज्ब कर लेती है। और सिर्फ पेशाब कितना बचता है? 1.5 लीटर। तो यहां पर उन्होंने यही कहा कि ये बात जाहिर होती है कि फिल्ट्रेट का लगभग 99% ये क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल के जरिए क्या हो जाता है? रीएब्सॉर्ब हो जाता है, दोबारा उसका क्या हो जाता है? इंजिज़ाब। बात समझ में आई? तो हमने पहली जो स्टेप देखा था वो क्या देखा था? फिल्ट्रेशन। दूसरी स्टेप क्या होती है? रीएब्सॉर्प्शन। तो ये रीएब्सॉर्प्शन स्टेप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब पहली स्टेप होती है तो 180 लीटर वहां पर क्या बनता है? फिल्ट्रेट, मख्तर, वेस्ट। लेकिन उस वेस्ट में भी कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ फायदेमंद चीजें होती है, तो बॉडी उसका इंतजाम करती है। तो कितना कर लेती है? 99%। ठीक है। नाउ इस तरीके को क्या कहा जाता है? रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं। इस तरह का काम, ये जो काम हो रहा है, कौन सा वाला काम? रीएब्सॉर्प्शन, दोबारा इंतजाम करने का काम। तो ये जो रीएब्सॉर्प्शन का अमल है, ये जो रीएब्सॉर्प्शन का अमल है, ये दो तरीके से होता है। या तो ये अमल एक्टिव होगा, या ये अमल पैसिव होगा। ये अमल एक्टिव होगा या पैसिव होगा। तो हमने यार इस तरह ये या तो काम एक्टिव होगा या पैसिव तरीके से होगा, जो नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में पाई जाने वाली, कहां पर होता है?
ट्यूब्यूलर एपिथेलियल खलिए। कहां पर होता है? ट्यूब्यूलर एपिथेलियल खलिए में होता है। जैसे मख्तर में पाई जाने वाली कुछ चीजें हैं। कौन सी चीजें? एक है अमीनो एसिड, एक है ग्लूकोज, एक है सोडियम। इनका जब एब्जॉर्प्शन होता है, दोबारा जब इनको रीएब्जॉर्ब किया जाता है, दोबारा जब इनका इंतजाम किया जाता है, तो ये अमल कैसा होता है? एक्टिव। या ये जो महासिल तरीके से है दोबारा इंतजाम करना होता है। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म में एक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। एक्टिव मतलब? एक्टिव का मतलब हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? फाल। फाल का मतलब क्या होता है? फाल क्यों बोला गया? फाल इसलिए बोला गया क्योंकि जब भी रीएब्जॉर्प्शन का अमल होगा, या जब भी कौन सा अमल होगा? दोबारा इंजेजाब का अमल होगा। तो इस दोबारा इंजेजाब के अमल में अगर आपको एटीपी की जरूरत होती है, क्या होती है? एटीपी की जरूरत, तब उस अमल को आप क्या बोलेंगे? एक्टिव। तब उस अमल को क्या बोलेंगे? फाल। पैसिव कब बोलेंगे? जब एटीपी, या जिसको आप क्या कहते हैं? एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जब एटीपी की जरूरत नहीं होती तब उसको क्या कहा जाता है? पैसिव, यानी गैर फाल। कौन सा प्रोसेस बोलेंगे इसको? गैर फाल। जैसा आपको पहाड़ पे अगर चढ़ना है तो आपको क्या लगेगी? एनर्जी। लेकिन आपको पहाड़ से नीचे आना है तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी, बस आ रहा हूं बोल के जंप मारना है। लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको क्या लगती है? एनर्जी। तो वैसे ही है, जिस काम को तवानाई लगती है, जिस काम को एनर्जी लगती है, उस काम को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव। जिस काम को एनर्जी नहीं लगती, जिस काम को तवानाई नहीं लगती, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव। तो यहां पर जब रीएब्जॉर्प्शन का अमल होता है तो रीएब्जॉर्प्शन का अमल दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। अब यहां पर देखिए आप कि ये ब्लड वेसल है, खून की नाली है। खून की नाली क्या करने वाली है? खून के अंदर हमारे जिस्म में क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि सारी चीजों को ले जाने का काम कौन करेगा? खून करेगा। तो नेफ्रॉन में जो भी चीजें रहेगी, नेफ्रॉन के लूमन में जो भी चीजें रहेंगी, उस पाइप के अंदर जो भी चीजें रहेंगी, वो सारी दोबारा क्या हो जाएगी? इंजेसाब। तो दोबारा इंजेसाब करना है, तो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, तो ये लाइन इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा है ना, नेफ्रॉन पढ़ा था हमने, तो नेफ्रॉन की जो साख्त होती है वो इस तरह से होती है। याद आ रहा है? ये बूमस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये जो दीवार बनी हुई है ना, ये दीवार में इस तरह के सेल होते हैं, ये खलिए होते हैं। इसलिए यहां पर क्या बोला गया है? ट्यूब्यूलर एपिथेलियल खलिया। क्या नाम है उनका? ट्यूब्यूलर एपिथेलियल खलिया, यानी इस नाली को बनाने वाले खलिए। अब ये नाली को बनाने वाले खलिए क्या करते हैं? या तो एक्टिव तरीके से दोबारा इंतजाम करेंगे या पैसिव तरीके से इंतजाम करेंगे ना। तो अब यहां पर सवाल ये आता है कि एक्टिव इंतजाम किसका होगा? एक्टिव इंतजाम किसका होगा? तो उन्होंने यहां नाम दिया है, किसका किसका होगा एक्टिव इंतजाम? एक एक्टिव इंतजाम होगा जिसको कहते हैं हम अमीनो एसिड। किसका होगा? अमीनो एसिड। दूसरा एक्टिव इंतजाम किसका होगा? ग्लूकोज। किसका होगा? ग्लूकोज। और इसी तरह से एक्टिव इंतजाम किसका होगा? सोडियम आयंस। तो एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि जब दोबारा इंतजाम होता है या रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है तो कौन से तरीके से होता है? दो तरीके से होता है, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में क्या लगती है? एनर्जी। पैसिव में एनर्जी की जरूरत। फिर एक्टिव इंतजाम किसका होगा? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम। किसका किसका होगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम। तो फिर पैसिव किसका होगा? यानी ऐसा किसका एब्जॉर्प्शन होगा जिसको एनर्जी की जरूरत नहीं है? तो उसमें एक है सबसे पहला नाइट्रोजन वेस्ट या नाइट्रोजिनस वेस्ट। किसका होगा? नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो हम ये कहते हैं कि दोबारा मुंजज़िब होता है, किसका होता है? नाइट्रोजनी अशिया। ये गैर महासिल नक्लो हमल के जरिए क्या होती है? मुंजज़िब होती है। गैर महासिल यानी गैर महासिल नहीं, बल्कि वहां क्या होना चाहिए? गैर फाल। क्या होना चाहिए था? वो गैर फाल नक्ल हमल के जरिए। तो यहाँ जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं लगती। फिर नेफ्रॉन का जो शुरुआती हिस्सा होता है उसमें पानी का दोबारा इंतजाम गैर महासिल तरीके से होता है।
इसका मतलब ये है ये जो बार बार महासिल है ना ये गैर फाल है। कौन सा तरीका है? गैर फाल। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो नाइट्रोजन वेस्ट का गैर फाल तरीके से इंतजाम होगा, प्लस दूसरा किसका होगा? वाटर, यानी किसका होगा? पानी का। तो हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होगा है ना, यहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलेगा, वो यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा और फिर ये जिस्म से बाहर जाने वाला रहेगा। तो जब वो यहाँ से पास होगा तो इसके अंदर जो जो भी यूजफुल है, कौन यूजफुल है? ग्लूकोज यूजफुल मटेरियल है क्योंकि उससे हमको तवानाई मिलती है। अमीनो एसिड है क्योंकि उससे प्रोटीन बनता है। सोडियम है, उससे हमारा आयोनिक बैलेंस मेंटेन होता है, हमारा बॉडी का चार्ज मेंटेन होता है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए बॉडी उसको क्या कर लेगी? दोबारा इंतजाम। तो दोबारा इंतजाम के अमल में दो तरीके होंगे, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव, या तो फाल होगा या तो गैर फाल होगा। ठीक, हाँ, वो सारी चीजें कहां पर डंप होने वाली? खून, और खून लेके उसको फिर दोबारा पूरे जिस्म में जाएगा। क्योंकि आई कहां से थी? वो खून से ही आई थी, क्योंकि खून का यहां पर क्या हुआ था? फिल्ट्रेशन। तो जो भी चीजें खून से निकली थी, तो खून से निकलना क्या चाहिए? वेस्ट। लेकिन ये अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, ये तो यूजफुल कंपोनेंट है, ये तो हमारे बॉडी की जरूरत की चीज है। अगर ये भी निकल गई तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए दोबारा इनको क्या करना है? एंजाइम। इसकी और आसान सी मिसाल मैं देता हूं कि आप घर में झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू मारते हो क्या करते हैं? आप पूरा जो कचरा जमा करते हैं उसको उठाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन आपको मालूम रहता कि यार उसके अंदर जो मोबाइल है वो मेरा काम का है, तो आप मोबाइल क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। आपको मालूम है मेरे सर के हेयर पिन है, वो आपके काम की, आप क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। बक्कल आपका पड़ा हुआ है कचरे में, मालूम है यार ये मेरे काम का, आप क्या करेंगे? निकाल देंगे। मौलाना आपका पेन अगर अंदर रहा तो आप क्या करेंगे? तो वैसे ही हमारा बॉडी भी क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, बट जो काम की चीजें होती है दोबारा उनको इंतजाम कर लेता है, दोबारा उनको निकाल लेता है। तो पहला होगा फिल्ट्रेशन, यानी झाड़ू मार के फेंकने का। दूसरा होगा उसमें से जो स्पेशल चीजें हैं फिर आपने सब निकाल लिया, उनके साथ भी अब आपने टोपी निकाले, तो टोपी निकालते वक्त टोपी के ऊपर कुछ कचरा रहेगा, तो आप क्या करेंगे? उसको दोबारा झटक देंगे। तो सेम तीसरा स्टेप भी ऐसा ही होता है कि जब पेशाब की तश्कील होती है, यानी पेशाब बनने का आखिरी अमल होता है, तो जो नाली नुमा खलिया है वो कुछ चीजें, यानी जो हमारे एपिथेलियल चीजें हो, तो कुछ और भी चीजों को वो क्या करते हैं? इफराज करते हैं। किसके अंदर करते हैं? मख्तर में, जो पेशाब जिस्म से निकलने वाला है उसमें क्या क्या रिलीज करते हैं? एक रिलीज करते हैं वो H+ आयन, दूसरा वो रिलीज करते हैं K+ आयन, और इसी तरह से वो रिलीज करते हैं अमोनिया। अस्का का ये सवाल था लास्ट टाइम, अमोनिया मख्तर में, याद आ रहा है अमोनिया का? हमने यूरिया वाली बात की थी, तो ये अमोनिया वाला आपने क्वेश्चन मेरे को शेयर किया था इससे पहले। तो याद रखना है कि जब पेशाब की तश्कील होती है तब इपिथेलियल सेल, यानी नाली बनाने वाले जो खलिए हैं, वो क्या करते हैं? H+ आयन, K+ आयन और अमोनिया को क्या करते हैं? जो फिल्टरेट है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसमें रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं? ताकि पेशाब के अंदर क्या हो? पेशाब के अंदर जो सयाल का बरखी बार है और जो एसिड बेस तवाजुन है वो क्या रहे? बरकरार रहे। नहीं तो क्या होगा? हमारा जो जिस्म का सयाल है, हमारा जो खून का सयाल है, उसका एसिड बेस बैलेंस खराब हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो जब हमने एंजाइम्स पढ़ा था उस वक्त हमने कहा था कि एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम को अगर काम करना है तो एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इसका मतलब हमारे जिस्म में भी बहुत सारे एंजाइम है, उन एंजाइम को अगर काम करना है तो हमारे जिस्म में भी उनको क्या चाहिए? पीएच। यानी एसिडिक कंडीशन अगर रहेंगी तो वो टूट जाएगा, बेसिक कंडीशन रहेंगी तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर क्या मेंटेन करना होता है? H+ आयन, K+ आयन, और क्या मेंटेन करना होता है? अमोनिया, ताकि जिस्म के सयाल का क्या बरकरार रहे? बर्फ, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, साथ ही साथ क्या बरकरार रहे? एसिड बेस बैलेंस बरकरार रहे। तो हम ये कहते हैं कि पेशाब की तश्कील में ट्यूब्यूलर इफराज भी अहम किरदार अदा करता है, यानी सिक्रीशन भी अहम रोल प्ले करता है। और वो सिक्रीशन का अहम रोल क्या है? जिस्म के सयाल का, यानी हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है, खून है, पानी है, उसका क्या मेंटेन रहे? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मेंटेन रहे उसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको उर्दू में बोला गया है बरखी तवाजुन।
बरक़ी तवाज़ुन। और दूसरा क्या मेंटेन रहे, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस की वजह से हमारे बॉडी का क्या मेंटेन रहेगा, पीएच। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन हो, वो प्रोटीन अपना काम क्या कर सकता है, आसानी से अंजाम दे सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस याद रखना है। कौन कौन सी 3 स्टेज होती है, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है आयशा बाजी रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा इंजेजाम, तीसरा क्या होता है, इफराज या सीक्रेशन। ठीक है, घर जाके पढ़ो रे बच्चों, घर जाके नहीं पढ़ेंगे तो बहुत परेशानी होगी। नाउ अब एक और चीज, हमने कहा कि हमारे पास जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर कितने पार्ट हैं, 4। कौन कौन से 4 पार्ट हैं, पहला होता है जिसको हम कहते हैं बोमस कैप्सूल, दूसरा होता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीसरा होता है लूप ऑफ हेनले, और चौथा होता है डीसीटी, और आखिर में कौन होता है, कलेक्टिंग डक्ट। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है, जी फातिमा, अस्का, निखत, साजिदा, कोई डाउट है क्या बच्चों? नाउ नाउ अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो फंक्शंस है, फंक्शंस यानी काम, किसके काम की बात कर रहे हैं हम, ट्यूब्यूल्स, यानी वो जो ट्यूब की तरह दिखने वाली ये जो साफ्ट है, इसमें काम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस साफ्ट की, यहां से यहां तक वाली इस साफ्ट की। इस साफ्ट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पीसीटी। क्या कहते हैं इसको, पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। नाउ आमतौर पे प्रॉक्सिमल बोलते किसको है, इंग्लिश का ये जो लफ्ज है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहला सिरा। जो पहला सिरा होता है उसको बुलाया जाता है प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल, कन्वोल्यूटेड मतलब जो पहला सिरा होगा जिसके अंदर बहुत सारा क्या रहेंगी, फोल्डिंग रहेंगी, कन्वुल्जन रहेगा, बहुत ज्यादा टेढ़ रहेगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, अगर इसकी बात करते तो इसकी अंदरूनी जो दीवार होती है उसमें हर तरफ सादा मुकब्बनुमा ब्रश इपिथेलियम खलिए होते हैं। कौन से वाले खलिए होते हैं, सादा मुकब्बनुमा ब्रश इपिथेलियम। ना आमतौर पे, हाँ विलाई के जैसा, कि यहां पर क्या होता है, इंटेस्टाइन में हमने जो पढ़े थे ना, विलाई जो एब्जॉर्प्शन सरफेस को क्या करती है, बढ़ाती है, इंजिजाब की जो शरह होती है इसको बढ़ाती है। तो ये जो सादा मुकब्बनुमा, मुकब्ब किसको बोलते हैं, इस तरह का जो खलिया होता है, इस तरह का जो शेप होगा उसको आप क्या बोलेंगे, मुकब्ब। अब ये जो मुकब्बनुमा है, तो इस तरह से ये सारे के सारे जो खलिए हैं जो क्या बना रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो सब कैसे हैं, मुकब्बनुमा। और मुकब्बनुमा के साथ साथ इनके ऊपर क्या होती है, इस तरह की ब्रश की तरह, तो इसको आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। और इसी को हम आसान अल्फाज में क्या कर रहे हैं, ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं इसको, ब्रश बॉर्डर, जैसा हमारी ब्रश होती है ना वैसा। तो यहां पर ये जो खलिए है, तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो चाहे ये वाली दीवार हो या ये दीवार हो, इस दीवार के अंदर कौन से टाइप के खलिए हैं, उनका नाम क्या रखा हुआ है, सादा मुकब्बनुमा ब्रश इपिथेलियम। क्या नाम रखा हुआ है इनका, सादा मुकब्बनुमा ब्रश इपिथेलियम। नाउ ये क्या करते हैं, ये दोबारा इंजेजाब, कौन सा वाला अमल, दोबारा इंजेजाब की सतह के रकबे को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं।
यानी ये एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ा देगा। दोबारा इंजेजाब की जो शरह है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब पेशाब के बनने का अमल होता है तो 3 स्टेज होती है। एक होती है पहले मख्तर बनने का अमल, फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है दोबारा इंजेजाब, तीसरा होता है इफराज, सिक्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का अमल तो बूमस कैप्सूल पे हो गया। अब जो उसके बाद अमल होने वाला है, 2 स्टेज होने वाली है। एक होने वाली है दोबारा इंजेजाब और दोबारा सिक्रेशन। तो यहाँ दोबारा इंजेजाब का जो अमल स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बनाने वाली जो खलिये है वो खलिये का शेप कैसा है, मुकाबनुमा। और उसके ऊपर क्या होती है, ब्रश, ब्रश की तरह दिखने वाली साख, जिसका नाम क्या रखा है, सीलिया। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन सरफेस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है। दूसरा, अब ये जो हिस्सा है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, इस हिस्से में लगभग सभी जरूरी ग़िज़ाइयत, जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो खुराक, और 70 to 80% क्या है, बर्फी पारे या बर्फ पारे। बर्फ पारे को आमतौर पे उर्दू इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसा अभी हमने इससे पहले पूछा ना, बर्फी तवाजुन है ना, तो उसको होता है बर्फी पारे। और पानी, उसका वो क्या कर देता है, दोबारा इंतजाब। तो यहां देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर NaCl है, उसका इंतजाब हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, बर्फ पारे। इसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये ग़िज़ा पूरा का पूरा इंतजाब हो रहा है। उसी तरह से यहाँ किसका, H2O, इन सबका क्या हो रहा है, इंतजाब। तो दोबारा इंतजाब किसका किसका हो रहा है, H2O, ग़िज़ा, और किसका हो रहा है, NaCl। NaCl और H2O इसका जो हो रहा है वो कितना % हो रहा है, 70 to 80%। और ग़िज़ा की अगर बात करें, जरूरी ग़िज़ायत, तो सभी जरूरी ग़िज़ायत का मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले अभी हमने पढ़े, क्या, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये हमारे जिस्म की क्या है, ग़िज़ा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा ग्लूकोज, पूरे अमीनो एसिड, इन सब को कहां पर जज्ब कर लिया जाएगा, PCT। क्योंकि हम ये करें कि फिल्ट्रेट यहां से निकलेगा, आगे जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां से जाएगा, फिर यहां जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले वो जितने भी ग़िज़ाई मादे हैं उन सब को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, खून में शामिल करेगा और खून के जरिए पूरे जिस्म को सप्लाई कर देगा। तो ग़िज़ा के सभी सारे ग्लूकोज, सारे अमीनो एसिड को यहाँ, साथ ही साथ 70 to 80% किसको, पानी को, और इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब का क्या हो जाएगा, इंतजाब हो जाएगा ना। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा कि 3 स्टेज होती है हमेशा। पहली होती है मख्तर का बनना, पेशाब का बनना, या सॉरी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा इंतजाब। तीसरा सिक्रेशन, क्या बोलते हैं ऐशा इसको, इफराज, क्या बोलते हैं। तो इंतजाब का अमल तो हो गया, अब क्या बाकी है, सिक्रेशन। कौन सा बाकी है, सिक्रेशन। तो पीसीटी पे क्या होगा, पीसीटी पे जैसे ही मख्तर यहां से निकलेगा तो मख्तर में क्या ऐड कर देगा, हाइड्रोजन आयन, यानी मख्तर में क्या ऐड करना रहेगा, H+ आयन। दूसरा, उसमें क्या ऐड करना रहेगा, अमोनिया, NH3। और इसी तरह से क्या ऐड करना होगा, पोटेशियम। इसका एरो गलत हो गया, इस तरह से। तो क्या होगा, यहां जो मख्तर है उस मख्तर से क्या क्या निकला, मख्तर से बाहर निकला वाटर, ग़िज़ा और इलेक्ट्रोलाइट्स। और मख्तर के अंदर क्या चला गया, हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम। इस तरह से वो क्या करेगा, वो हमारे जिस्म का क्या करेगा, सिक्रीशन, इफराज का अमल उसके जरिए करेगा। क्या हमने पढ़ा अभी, सिक्रीशन की मदद से 2 काम होते हैं, एक बरकी तवाजुन को, और किसको मेंटेन करना है, एसिड बेस बैलेंस। तो क्या होगा, अगेन जिस्म के सयाल का बरकी तवाजुन, और पीएच को क्या करेगा, बरकरार रखने में मदद करता है। लेकिन इससे पहले एक और स्टेज होती है, वो क्या, कि ये HCO3 निगेटिव का भी क्या कर देता है, इंतजाब करता है। तो इस तरह से यहां पर HCO3 निगेटिव का भी क्या होता है, इंतजाब। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है, बेसिक कंसेप्ट रखना है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल 2 काम करने वाला है, दोबारा इंतजाब और सिक्रेशन। दोबारा इंतजाब किसका किसका करेगा, H2O, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग़िज़ा। ग़िज़ा का मतलब है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, जो भी यूजफुल है। सिक्रेशन किसका किसका करेगा, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, K+ आयन मतलब पोटेशियम आयन, NH3 मतलब
अमोनिया। कहाँ करेगा? मख्तर में, फिल्ट्रेट में। समझ में आया? और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन होगा एक और मॉलिक्यूल का, और वो कौन है? HCO3 निगेटिव बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ बनता है, याद आ रहा है क्या? हमने कहाँ पढ़े थे बाइकार्बोनेट आयन? HCO3 निगेटिव का बनने का अमल हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? किसी को याद आ रहा है कि HCO3 निगेटिव? रेस्पिरेशन। बहुत अच्छे साजिदा, कहाँ पढ़े थे? रेस्पिरेशन। याद आ रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम CO2 प्लस H2O। याद आ रहा है? हमने पढ़ा था ना, हमने जब अमले तलफ़ुज़ हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने पढ़ा था CO2 प्लस H2O की वजह से क्या बनता है? H2O CO3 निगेटिव। फिर आगे चल के इसका ब्रेकडाउन होता है, इसके ब्रेकडाउन की वजह से क्या बनता है? HCO3 निगेटिव प्लस H प्लस आयन। तो ये बाइकार्बोनेट आयन हमारे जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? वो क्या मेंटेन कर रहा है हमारे जिस्म का? बरक़ी तवाज़ुन। और साथ ही साथ क्या मेंटेन कर रहा है? pH, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड बेस बैलेंस। समझ में आया यहां तक? ना ये जो बात हमने करे, ये बात हमने किससे मुतालिक करे? ये बात हमारी चल रही थी नेफ्रॉन के पहले पोर्शन से, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हम उससे आगे के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। उसके आगे के पार्ट्स में कौन है? उसके आगे के पार्ट्स में एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है लूप ऑफ हेनले। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? ये जो बॉल पिन है, हेयर पिन है, बालों में लगाने की पिन है मौलाना, ये ऐसा दिखता लेकिन है नहीं, ठीक है? तो ये है ना यू शेप्ड। कैसा स्ट्रक्चर है ये? यू शेप। अब ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? लूप ऑफ हेनलेस, या आप उसको दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं? हेनलेस लूप। क्या बोल सकते हैं आप उसको? हेनलेस लूप, ठीक है? तो यहां पर लिखा हुआ है हेनलेस लूप, ठीक है? नाउ ये जो हेनलेस लूप है, ये जो पूरी शक्ल आपको दिखाई दे रही है, ये टर्न, तो दोबारा इंजेज़ाम इसके निचले लंबे हिस्से में सबसे कम होता है। कहां पर? निचले लंबे हिस्से में सबसे कम होता है। जबकि अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? इसके निचले लंबे हिस्से में नहीं, बल्कि इसके ऊपरी लंबे हिस्से में। ऊपरी लंबा हिस्से का मतलब क्या है? ऊपरी लंबे हिस्से को यहां पर बोला जाता है असेंडिंग। क्या बोला जाता है उसको? असेंडिंग लूप। अब मैं इसका कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूं कि यहां से फिल्ट्रेट आया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये फिल्ट्रेट ऊपर से कहां जाने वाला है? नीचे, और बाद में नीचे से कहां जाएगा? ऊपर। तो जब ऊपर से नीचे आता है तो इसको बोला जाता है डिसेंडिंग। क्या बोला जाता है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ या निचली तरफ। और असेंडिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तरतीब, चढ़ती तरतीब, है ना? तो ये कौन हो गया? असेंडिंग लूप। तो याद रखना है लूप ऑफ हेनले के अंदर दो लूप है, दो ट्यूब है। एक ट्यूब में मख्तर फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे आता है, दूसरे में नीचे से ऊपर आता है। जिसमें ऊपर से नीचे आता है इसको आप बोल रहे हैं डिसेंडिंग, जिसमें नीचे से ऊपर जा रहा है असेंडिंग। तो हम ये कहते हैं कि जो दोबारा इंतजाम का अमल है, अगर लूप ऑफ हेनले की अगर बात करते हैं तो लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लूप में यानी ऊपर जाने वाले लूप में बहुत कम होता है। याद रहेगा ये बहुत अहम है, ठीक है? दूसरा, हालांकि ये जो हिस्सा है ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल सयाल की वलूजियत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। अब दो सवाल और आ गए। क्या? व्हाट इज मीन बाय मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल सयाल? दूसरा कौन आ गया? वलूजियत। तो वलूजियत इससे पहले भी हमने बार बार पढ़े। वलूजियत मतलब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब बहुत बढ़िया, कहानी अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर की तरफ जाता है। पानी अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार। गर्मी के दिन
पानी आपके जिस्म में ज्यादा है तो पानी आपके जिस्म से निकलकर बाहर माहौल में आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जिस्म से क्या हो रहा है, पसीना निकल रहा होता है। तो पानी हमेशा अपनी हायर से किधर जाता है, लोअर, तब उसको क्या बोलते हैं आप, वलूजियत। अब सवाल ये आ रहा है कि ये मिड्यूलरी इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको याद दिलाता हूं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या हमने पढ़ा था कि हमारे जिस्म के अंदर क्या होती है, किडनी। किडनी के अंदर हमने कहा कि दो हिस्से होते हैं। ये वाला जो रीजन है ये कौन है, मेड्यूला, और ये वाला रीजन कौन है, कॉर्टेक्स। याद आ रहा है, बाहर का जो हिस्सा है उसको आप क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और किडनी के अंदर का जो है इसको कहते हैं। इसका मतलब ये जो मेड्यूलरी रीजन है ये यहां पर होगा। दूसरा लफ्ज इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर क्या होगा, इस रीजन के अंदर कई सारे सेल होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे खलिए होंगे। तो खलियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं आप, इंटरस्टिशियल। और इन खलियों के बीच बीच में क्या होगा, फ्लूइड होगा, सयाल होगा, इसलिए उसका नाम क्या बन गया, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल सयाल। बात समझी, क्या बात समझी कि किडनी का मेड्यूलरी रीजन में खलियों के बीच में जो फ्लूइड होता है, जो सयाल होता है, जो लिक्विड होता है, उसका नाम क्या है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल सयाल। और इस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल सयाल की वलूजियत यानी उसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा है या कम है, यह डिसाइड करने वाला कौन है, लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप। समझा, क्या समझा। किडनी क्या करती है, किडनी हमारे जिस्म में हमेशा पानी की ज्यादा मिकदार को बचा के रखने की कोशिश करेगी। तो किडनी क्या करेगी, अगर पेशाब के थ्रू पानी जिस्म से ज्यादा जा रहा है तो उस पेशाब में जितना भी पानी होगा वो सब क्या कर लेंगी, जस्ट। इसी को हम कहते हैं दोबारा इंचेस। लेकिन ये दोबारा इंचेस आप करके रखेंगी कहां रखेंगी, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल रीजन यानी हिस्से में। और उस हिस्से में ये जो फ्लूइड है उसकी वजह से उसका नाम क्या बन गया, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल सयाल। जग में पानी है, जग, और उसमें क्या है, पानी। किडनी में क्या है, पानी। किडनी का जो हिस्सा है उसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल, क्योंकि बीच में, इसलिए क्या नाम है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल, और उसमें पानी है, तब पूरा नाम क्या बन गया, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल पानी। लेकिन यह पानी हम बोलते हैं कि उर्दू में हम क्या बोलते हैं, सयाल। बस समझ में आई। नाउ अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, तो लूप ऑफ हेनले के गिरते का मतलब क्या है, डिसेंडिंग का मतलब नीचे को उसने ट्रांसलेट किया गिरते। तो ये गिरते नहीं, क्या है, नीचे की तरफ। तो नीचे जाते हुए लिम्ब में पानी अंदर जा सकता है, पानी अंदर जा सकता है, लेकिन ज्यादातर बर्फ पारे नहीं जा सकते। क्या मतलब है इसका, यहां पर जो है ना, यहां पर ये जो हिस्सा है, यहां तक इतनी ये बात समझ में आई क्या, क्योंकि मेरे को डायग्राम और थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, दोबारा डायग्राम को साफ करना पड़ेगा ताकि मैं बात को समझाऊं। क्या होता है कि जो पानी है, जब ये लूप ऑफ हेनले में ऊपर से मख्तर नीचे आएगा, है ना, मख्तर यहां से अब नीचे आने वाला है धीरे 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 धीरे। तो क्या होगा, ये जो लूप ऑफ हेनले है जो नीचे आ रही है ना, हेनले लूप जो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की जानिब आ रही है, और ये नीचे की तरफ आने वाली का नाम हमने क्या रखा हुआ है, डिसेंडिंग। तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये H2O को अंदर आने की इजाजत देती है, अंदर आने की इसको क्या करती है, इजाजत देती है, इसलिए इसको कहा जाता है परमिएबल, है ना। हम बोलते हैं ना परमिशन लो, अंदर आने की, जाने की, परमिशन मतलब इजाजत। तो जो वाटर है उस वाटर को इसके अंदर से बाहर आने की क्या है, इजाजत, यानी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल रीजन में आने की इजाजत है। लेकिन यहां से अंदर, या दूसरे अल्फाज में अगर बोले तो यहां से बाहर कौन नहीं आ सकता, यानी यहां पर इस पानी के साथ साथ एक और सब्सटेंस है, और वो एक और सब्सटेंस कौन है, इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बर्फ
पारे। तो ये बर्फ पारों को परमिशन नहीं है, यानी अंदर आने की इजाजत नहीं है। अब इसे अंदर आने की इजाजत नहीं है कि इंग्लिश के अल्फाज में अगर बोलना है तो आप क्या बोलेंगे उसको? इम्परमिएबल। क्या बोलते हैं आप उसको? इम्परमिएबल। तो पानी को परमिशन है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को परमिशन, इसलिए पानी तो आ जाएगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर नहीं आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा कि जैसा जैसा मख्तर नीचे आएगा तो मख्तर के अंदर मौजूद पानी चूंकि बाहर निकलता जा रहा है तो पानी का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम। और इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर नहीं आ रहा, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी ज्यादा। इसलिए जब यहां पर वो पहुंचेगा तो इस मख्तर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो बर्फ पारे हैं, उनका नंबर क्या रहेगा? ज्यादा। और जो वाटर है यानी जो पानी है, उस पानी की जो मिकदार है वो क्या हो गई? कम। इस कंडीशन में इस महलूल को, इस सॉल्यूशन को, इस फिल्ट्रेट को बोला जाता है कॉन्संट्रेटेड, यानी इसको बोला जाता है मुर्तकिस। क्या बोला जाता है? मुर्तकिस। यानी इसमें पानी की क्वांटिटी कम है और इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी ज्यादा। तो क्या होता है यहां पर याद रखना है कि लूप ऑफ हेनले के नीचे जाते हुए जो लिम्ब है उसमें पानी अंदर की तरफ यानी मिड्यूलरी रीजन में, और लेकिन ज्यादातर जो बर्फ पा रहे हो अंदर यानी मिड्यूलरी रीजन में नहीं जा सकते। तो मख्तर जैसे जैसे नीचे जाता है इससे क्या करता जाता है? मुर्तकिस करता जाता है। तो जैसे जैसे मख्तर नीचे जाएगा पानी बाहर निकलता चला जाएगा, पीछे सिर्फ कौन रह जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। इसलिए आखिर में इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी ज्यादा, पानी की क्वांटिटी कम। यानी आपको अगर मुर्तकिस महलूल किसको बोलते हैं, यानी आपके पास शक्कर और पानी है तो और आपको मुर्तकिस महलूल बनाना है तो क्या करेंगे आप? घुलेंगे। मुर्तकिस बनाने के लिए क्या करेंगे? पानी में की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी या शक्कर की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी? मुर्तकिस अगर आपको बनाना है बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं। शक्कर की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और पानी की क्वांटिटी कम। तब आप बोलेंगे कि ये जो महलूल है ये कैसा है? मुर्तकिस। इसके अंदर इर्तिकाज, कॉन्सेंट्रेशन, क्वांटिटी, तादाद शक्कर की ज्यादा है, पानी की कम है। बात समझ में आई? यानी जब मख्तर बढ़ेगा आगे तो मख्तर में क्या हुआ? मख्तर में जितनी भी यूजफुल चीजें थी वो पहले रीअब्सॉर्ब हो गई। अब क्या बचा? वेस्ट मटेरियल। लेकिन उस वेस्ट मटेरियल के साथ कौन बचा था? पानी। तो पानी को आपने और निकाल दिए। अब धीरे धीरे आगे क्या जा रहा है? सिर्फ वेस्ट। तो वेस्ट को भी आपने पूरी एक जगह ला लिए। पूरे वेस्ट को क्या कर दिया आपने? एक जगह ला लिया। यानी अब वेस्ट की क्वांटिटी क्या हो गई? ज्यादा, पानी की क्वांटिटी क्या हो गई? कम। लेकिन फिर हमारा बॉडी क्या करता है? बॉडी एक और काम करता है। क्या? कि अब ये मुर्तकिस जो फ्लूइड है ये ऊपर जाता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो यहां पर NaCl को क्या होती है? परमिशन। किसको परमिशन होती है? NaCl को। किस बात की परमिशन? बाहर निकलने की। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में से कौन बाहर आ जाएगा? NaCl। लेकिन इस फिल्ट्रेट से बाहर अगर कोई नहीं आएगा तो वो कौन है? वाटर। यानी कौन है? H2O। H2O यहां से बाहर नहीं आ सकता, उसके मामले में वो क्या है? इम्परमिएबल। नतीजे में पानी को बाहर आने की इजाजत नहीं है। तो अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते जाते क्या होगा कि एक वक्त जब यहां पहुंचेगा तो यहां पर वाटर की क्वांटिटी अब क्या हो गई? ज्यादा, क्योंकि पानी वहां से बाहर नहीं निकला। कौन निकला बाहर? वेस्ट। यानी कौन निकल गए? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी अब क्या हो गई? कम। इस कंडीशन में इसको बोला जाता है डाइल्यूटेड। क्या बोला जाता है? तो मुर्तकिस का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी ज्यादा। और डाइल्यूट कब बोलते हैं? जब इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी कम और पानी की क्वांटिटी। तो जब हमारे जिस्म से यूरिन निकलने वाला होता है, पेशाब निकलने वाला होता है, तो पेशाब के अंदर जितने यूजफुल कंपोनेंट है बॉडी सबको क्या कर ले रही है? दोबारा इंतजाम, दोबारा क्या कर ले रही है? एब्सॉर्ब। तो बेसिक क्या हुआ? खून का छना
खून छनने के बाद क्या बना, फिल्ट्रेट बना। उस फिल्ट्रेट में क्या क्या था, उसमें यूजफुल कंपोनेंट भी थे, गैर यूजफुल भी थे, यानी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। जब वो बूमस कैप्सूल से आगे लूप और पीसीटी में आया तो उसमें जितने भी ग़िज़ाई मादे थे सब एब्जॉर्ब हो गए। जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते थे 70 to 80%, जितना पानी होता था वो एब्जॉर्ब। अभी 30% पानी बचा हुआ है, तो जैसा जैसा वो फिल्ट्रेट नीचे जाएगा तो वो पानी भी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। अब क्या हो गया, सिर्फ उस फिल्ट्रेट के अंदर क्या बचा, वेस्ट। फिर धीरे धीरे वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की वजह से उस वेस्ट में अब जो पानी है वो पानी वैसा का वैसे ही रहेगा, सिर्फ कौन निकल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। इस तरह से अब जब यहां पर वो पहुंच रहा है तो पहुंचते वक्त यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ उसमें क्या मौजूद है, वाटर, क्योंकि वाटर बाहर नहीं निकला। बात समझ में है ना, ये निकलने में और नहीं निकलने में जाके बच्चे पूरे अटक जाते हैं, ना निकलते ना जाते। समझ में आ रहा है, यहाँ पर निकला कौन और यहाँ गया कौन, बात समझ में आया। तो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिसेंडिंग लूप, कौन सी लूप, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लूप मतलब जो नीचे की तरफ जा रही है। अगर इस डिसेंडिंग लूप के मामले में अगर आपको ये पूछा जाए कि H2O और इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी पानी और बर्फ पारे, पानी और कौन है, बर्फ पारे, तो डिसेंडिंग लूप किसको इजाजत देंगे, किसको इजाजत नहीं देगी, किसको परमिशन होगी, किसको परमिशन नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं कि डिसेंडिंग लूप किसको परमिशन देगा, यानी ये क्या होता है, वाटर से परमिएबल, इसको इजाजत है। बट इलेक्ट्रोलाइट्स इम्परमिएबल, यानी इनको इजाजत, इनको बाहर आने की इजाजत नहीं है। उसके अपोजिट अगर असेंडिंग लीफ की बात करें तो असेंडिंग लीफ में वाटर को इजाजत नहीं है और इलेक्ट्रोलाइट को इजाजत होती है नतीजे में, है ना। डिसेंडिंग लूप में जब भी फिल्ट्रेट होता है तो नतीजे में वो जो फिल्ट्रेट होता है वो फिल्ट्रेट हमेशा कैसा होता है, वो फिल्ट्रेट हमेशा कैसा होता है, कॉन्सनट्रेटेड, हमेशा कैसा होता है अहमद मियां, मुर्तकिस। उसमें पानी की क्वांटिटी कम और इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी, ठीक है। क्या सादा, हाँ मुझे याद है मेरे को। आमतौर पे हम क्या कहते हैं, ये जो वलूजियत है यानी जो ऑस्मोसिस का अमल है, वलूजियत ये लफ्ज जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, वलूजियत, ये वलूजियत लफ्ज हम उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब बात किसकी चल रही है, वाटर की, जब बात किसकी चल रही है, पानी की। यानी जो वलूजियत है ये वलूजियत सादा नफूस का एक टाइप है। सादा नफूस का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन, जब आपको क्या नहीं लग रही है, एटीपी, यानी पैसिव प्रोसेस है। तो जब आपको एनर्जी नहीं लगती है तब आप उसको क्या बोलते हैं, सादा नफूस। और सादा नफूस में भी अगर मूवमेंट किसका हो रहा है, पानी का हो रहा है, वाटर का हो रहा है, तब आप उसको क्या कहते हैं, वलूजियत, तब आप उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आया कंसेप्ट, तो ऑस्मोसिस या वलूजियत उसी वक्त बोलेंगे आप उसको जब किसका डिफ्यूजन हो रहा है, किसका जाना हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, पानी का। क्लियर, ठीक है। नाउ लास्ट क्या कि हमने ये कहा कि ऊपर की तरफ जब जाता है तो धीरे धीरे ये होता है कि असेंडिंग लिंब में पानी को इजाजत नहीं है, किसको इजाजत है, इलेक्ट्रोलाइट। उससे क्या होता है, इसलिए जैसे जैसे मुर्तकिज मख्तर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी मख्तर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो बर्फ पारे क्या करेंगे, मीड्यूलरी सीएल में क्या होंगे, शामिल होंगे, जिसकी वजह से वो हल्काया, हल्काया मतलब डाइल्यूट, क्या बन जाएगा वो, डाइल्यूट, यानी क्या बन जाएगा, गैर मुर्तकिज डाइल्यूट, या क्या बोलेंगे उसको, हुमेरा बाजी क्या बोलेंगे उसको, हल्काया, या उसको क्या बोलेंगे डाइल्यूट, या उसको क्या बोलेंगे आप, गैर
मुर्तकिस, क्या बोलेंगे उसको, गैर मुर्तकिस, या क्या बोलेंगे, हल्काया। याद रहेगा। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, जो भी फिल्ट्रेट है वो कहा जाएगा पीसीटी, फिर कहा जाएगा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में से डिसेंडिंग फिर असेंडिंग, अब कहां पर पहुंचेगा, डीसीटी, कहां पहुंचेगा, डीसीटी। डीसीटी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या हूं मेरा वजी क्या, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कौन हो गया, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं आप, डीसीटी। ये वाला जो हिस्सा था इसका क्या नाम था, पीसीटी, इसका नाम क्या है, डीसीटी। पीसीटी प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब पहला, तो डिस्टिल का क्या रहेगा, आखिरी। तो वो नेफ्रॉन का वो आखिरी पार्ट, वो हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल का जिसके अंदर कन्व्यूल्जन है, यानी टेढ़ है, फोल्ड है, टेढ़ा मेढ़ा है, उस हिस्से का नाम क्या रख दिया, डीसीटी। अब इस हिस्से में क्या होता है, इस हिस्से में सोडियम और पानी का क्या होता है, मशरूत इंजेजाब। मशरूत मतलब, मशरूत मतलब शर्त। शर्त का मतलब क्या होता है, आमतौर पे हम कहते हैं कंडीशन। क्या कहते हैं, कंडीशन, यानी अगर जरूरत है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। यहां पर क्या था, 100% होना ही था, लेकिन यहां पर जरूरत हो तो होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। तो यहां पर इसलिए कहा जाता है कि इस हिस्से में सोडियम और पानी का क्या होता है, मशरूत इंजेजाब। क्या होता है यहां पर, मशरूत इंजेजाब। और ये जो मशरूत इंजेजाब है वो भी किसका हो रहा है, देखिए सोडियम, और साथ ही साथ किसका हो रहा है, वाटर, H2O, पानी। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमेशा मशरूत इंतजाम होगा, शर्त के साथ होगा, अगर जरूरत है तो होगा, जरूरत नहीं है तो नहीं होगा। हाँ, तब वो पूरा बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर। यानी आप सर्दी के दिन है, सर्दी के दिनों में आपके जिस्म में पानी को बहुत ज्यादा स्टोर करने की जरूरत है क्या, नहीं। इसलिए आप देखो बारिश के दिनों में और सर्दी के दिनों में बार बार जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि बॉडी क्या कर रही होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को जज्ब नहीं कर रही होती। नाउ डीसीटी, डीसीटी भी अमोनिया, पोटेशियम, हाइड्रोजन आमेज के खास इफराज क्या करता है, खास इफराज करता है, और साथ ही साथ HCO3 निगेटिव का क्या करता है, इंजेजाब में मदद करता है, ताकि वो क्या करे, ताकि वो खून में क्या करेगा, खून में सोडियम पोटेशियम का क्या करेगा, तवाजुन, और पीएच को क्या करेगा। याद आ रहा है हमने क्या पढ़ा था आखिरी में, जब हमने दोबारा इंजेजाब पढ़ा और जब हमने बोला कि सिक्रीशन होता है, इफराज होता है, तो इफराज का मकसद क्या है, सिक्रीशन का मकसद क्या है, तवाजुन। किसका तवाजुन, बर्फ पे पारे यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, और एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच। तो वैसे ही अगर हमने पीसीटी की भी बात की है तो वही काम रहेगा, डीसीटी की भी बात की है वही काम रहेगा। इसका मतलब जब भी इफराज होता है, जब भी सिक्रीशन होता है, तो उसका एक ही काम होता है, खून का पीएच, खून का एसिड बेस बैलेंस, और खून का बरकी बार यानी इलेक्ट्रोलाइट में क्या रखना है, तवाजुन मेंटेन करना है, उसको बैलेंस मेंटेन करना है। क्या समझ में है। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि दोबारा इंजेजाब जब डीसीटी में होगा तो वो इंजेजाब कंडीशनल रहेगा, मशरूत रहेगा, शर्त के साथ रहेगा। अगर है तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, जरूरत नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन सिक्रीशन पोटेशियम का भी होगा, K+ आयन का, H+ आयन यानी हाइड्रोजन का भी होगा, और साथ ही साथ अमोनिया का भी होगा, मौलाना अमोनिया का, सोडियम नहीं, ठीक है। और तीसरा कि उसके जरिए वो क्या मेंटेन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम तवाजुन, और साथ ही साथ क्या मेंटेन कर रहा है, पीएच। याद रहेगा। नाउ आखिरी पार्ट, ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक, इस वाले पार्ट की बात करें, इस पार्ट को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट।
क्या बोलते हैं इसको? कलेक्टिंग डक्ट। उर्दू में क्या बोलते हैं हुमैरा जी? जमा करने वाली नाली या नली। ठीक है, जमा करने वाली नली या नाली। ठीक, किसी को कोई डाउट है क्या? बात समझ में आई? नाउ लास्ट कलेक्टिंग डक्ट। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये लंबा मसामा गुर्दा के कॉर्टेक्स से बढ़कर मेड्यूला के अंदरूनी हिस्से तक जाता है। अगर आपको बात याद आ रही होंगी तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था। क्या कंसेप्ट पढ़ा था? हमने कहा कि किडनी के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसको आप क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, और एक हिस्सा होता है जिसको आप कहते हैं मेडियोला, है ना? फिर हमने कहा था कि नेफ्रॉन का कौन सा वाला पार्ट कॉर्टेक्स में रहेगा, कौन सा वाला पार्ट मेड्यूला में रहेगा। तो हमने कहा कि बोमस कैप्सूल या माल्फिजियन ट्यूब्यूल, बोमस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? माल्फिजियन बॉडी। तो वो पीसीटी और डीसीटी ये सब कहाँ रहेगा? कॉर्टेक्स में। और जो मेड्यूला है उस मेड्यूला में कौन रहेगा? लूप ऑफ हेनले। और यही वजह से हमने पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन है उसके दो टाइप है। लूप ऑफ हेनले शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। शॉर्ट अगर लूप ऑफ हेनले है तो उस नेफ्रॉन का नाम क्या था? कॉर्टिकल। और अगर लूप ऑफ हेनले की लेंथ ज्यादा है तो उसका नाम क्या था? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। याद आ रहा है ना? उस वक्त हमने ये पढ़ा था कि डीसीटी, पीसीटी और वो जो बोमस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है यानी माल्फिजियन बॉडी है, वो सब किस रीजन में होते हैं? कॉर्टेक्स। और ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है? मेड्यूला। लेकिन हमने कलेक्टिंग डक्ट के मामले में कुछ नहीं पढ़ा था। तो कलेक्टिंग डक्ट कहां से कहां तक होती है? तो कलेक्टिंग डक्ट ये बहुत ज्यादा लंबा होती है, मसामा गुर्दे के अंदर होती है, और गुर्दे के अंदर भी कहां होती है? कॉर्टेक्स से बढ़कर कहां तक आ जाती हो? यानी उसकी शुरुआत कहां होगी? कॉर्टेक्स में, और आगे कहां तक पहुंचेगी वो? मेड्यूला। तो अगर एग्जाम में आपको ये पूछ लिया जाए कि मेड्यूला रीजन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स में कौन सा पार्ट होता है, और कॉर्टेक्स और मेड्यूला में कौन सा पार्ट होता है, तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला में जो पार्ट होता है वो कौन होती है? कलेक्टिंग डक्ट या जमा करने वाली नली। याद रहेगा ना? अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? एक मुर्तकिस के पैदा होने के लिए इस हिस्से में पानी की ज्यादा मिकदार क्या कर दी जाती है? मुंजज़िब। यानी पेशाब जो बनाना है वो पेशाब किस तरह का बनाना है? मुर्तकिस। मुर्तकिस मतलब उसमें सिर्फ क्या रहना चाहिए? वेस्ट। ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या रहना चाहिए? वो इलेक्ट्रोलाइट जो यूजफुल है वो भी क्या हो जाएंगे? दोबारा एब्जॉर्ब। इसलिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक मुर्तकिस के यानी इर्तिकाज या बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड को जिस्म से बाहर निकालना है तो उसके लिए इस जगह पर भी क्या होता है? पानी की जो बची कुछ मिकदार है उसकी भी ज्यादा मिकदार को जिस्म क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हिस्सा वलूजियत को जारी रखने के लिए मिड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, मिड्यूलरी इंटरस्टिशियम मतलब गुर्दे के बीच का हिस्सा, उसको क्या बोला जाता है? मिड्यूलरी इंटरस्टिशियम। उसमें क्या कर देता है? कम मिकदार में, स्मॉल क्वांटिटी में यूरिया को जाने देता है ना? अब क्या हो गया? ये वेस्ट मटेरियल है, यहां से निकल के कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से कहां आने वाले हैं? सॉरी, डीसीटी, डीसीटी से कहां आने वाले हैं? कलेक्टिंग डक्ट। अब इस वेस्ट मटेरियल में कौन है? पेशाब, यानी कौन है? यूरिया। तो आप देखिए कि एरो किधर है? यहां से निकल के यूरिया, यहां से निकल के फिर से कहां आ गया? नली में। इसका मतलब हमारे जिस्म ने कुछ अमाउंट में यूरिया को क्या करके रखा हुआ है? दोबारा रिटर्न कर दिया। यानी उसको जिस्म से बाहर निकालने के बजाय दोबारा कहां रख दिया? गुर्दे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जिस्म क्या करता है? पानी की मिकदार को ज्यादा रखने के लिए मदद लेता है। किसकी मदद लेता है? यूरिया की। तो वो क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट कुछ अमाउंट में यूरिया को परमिशन देती है कि भाई तू बाहर मत निकल, तू यहीं ठहर जा, क्योंकि तू रहेगा तो तेरे पीछे पीछे कौन आएगा? पानी। इस तरह से किडनी के अंदर किसकी तादाद ज्यादा रहेंगी? पानी की। तो यूरिया किसकी मदद करता है? यूरिया पानी को इंतजाम में मदद करता है। इसलिए हमारे जिस्म में यूरिया को कुछ अमाउंट में क्या कर दिया जाता है?
जमा कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। फिर यही कलेक्टिंग डक्ट आगे चल के क्या करेंगी, ये एक H प्लस आयन और K प्लस आयंस का क्या करेंगी, इफराज। देखिए यहां पर किसका नाम नहीं है इफराज में, गौर से पढ़ो, किसका नाम नहीं है इसमें, अमोनिया। किसका नाम नहीं है, यहाँ बड़े नाम नहीं, यहाँ पर अमोनिया, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन। पीसीटी में भी ये 3 नाम पड़े थे, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ 2 ही नाम है, एक है H प्लस आयन और एक है, यहाँ पर अमोनिया का नाम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कलेक्टिंग डक्ट कौन से वाले आयंस का इफराज करती है। कलेक्टिंग डक्ट किसका किसका इफराज करती है, H प्लस आयन और किसका करती है, K प्लस आयन, ताकि इसके जरिए वो क्या करें, खून का क्या मेंटेन करें, आयोनिक तवाजुन, यानी क्या मेंटेन करें, बरखी तवाजुन, यानी बर्फ पारे का तवाजुन, और साथ ही साथ क्या करें, पीएच को भी क्या करें, बरकरार रखे। तो जितने भी जगह हमने इफराज पढ़ा, जहां भी हमने सिक्रीशन पढ़ा, वहां पर सिक्रीशन किसका हो रहा है, H प्लस आयन, K प्लस आयन, अमोनिया। और क्यों हो रहा है, तो हमारे खून का क्या मेंटेन करना है, बरखी तवाजुन। हमारे खून का क्या मेंटेन करना है, पीएच। इसका मतलब है कि हमारे खून का पीएच और हमारे खून का बरखी तवाजुन, ये हमारे जिस्म के काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो हमारा जिस्म का क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। पीएच हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, और हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारा जो खून है उसमें पीएच क्या होता है, 7, याद आ रहा है, हर थोड़ा थोड़ा अल्कलाइन और थोड़ा थोड़ा एसिडिक। अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले, तो स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा तेजाबी भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा असासी भी नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा तेजाबी रहा तो एसिड बन जाएगा, सारी चीजें, सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, खत्म। और बहुत ज्यादा बेसिक रहा तब भी हमारे सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, खत्म। इसलिए बीच में हमेशा वो क्या रहेगा, मुअतदिल कंडीशन में, एतदाल में रहेगा, जिसको हम 7 बोलते हैं। ठीक है ना। बताता हूँ, चलिए। ये इसके बाद मैं दोबारा लिंक जनरेट कर रहा हूँ, 12th का लेक्चर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।